मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100। धरती की हरियाली, वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी और हम तीनों के लिए हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज़्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है? आपने जो शुरुआत में 2 शब्द कहे थे जी, विश्वास और जन कल्याण, जी, मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। जी। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 85 रुपया गायब हो जाता है। बिल्कुल। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए। जी। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ। राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ। या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है। बिल्कुल। तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण, जी। गरीब कल्याण। 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी की खाते से निकाला। 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया। किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है। घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। जी। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है। भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज़ बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी ज़रूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज़ किसकी बने। हम वैश्विक आवाज़ ग्लोबल साउथ की बने। जी। तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज़्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा। जी। और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को प्रखरता के साथ उठाया है। लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया है। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने। जी। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल, सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं जी। उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो। तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है, और अपनी अंतर्चेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है। आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट ज़ीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पे बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है। जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम अप्रूव की है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज़ को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है। जी। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस डे रहा है, अखबारों में भी आया है। जी। लेकिन जहाँ पर मनुष्य आधारित गतिविधियाँ होती हैं वहाँ PM 2.5 और PM 10 ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है जिसको एयर पार्टिकल कहते हैं वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको ख़राब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पोल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है। दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहाँ से निकालने की बात की गई है। मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है। इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही
दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है। डस्ट के लिए जो मैकेनाइज्ड मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है। फिर आर्टिकल जो P10 है जिसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गांवा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, भारत का एक प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है। तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूँगी कि सबसे अहम है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना आए, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए। इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक, टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे। अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रीप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरनमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज़ सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है। तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरनमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफ़ी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव-गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। जी, अभी शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह की पहल के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसीज टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे।
और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहाँ पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं, उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है इसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है। अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूँगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है, और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 14,045 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। माफ़ कीजिएगा, 1,425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियाँ रही हैं? ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए जी। और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहाँ पर जो अपेक्स प्रेडेटर हैं वो सरवाइव करते हैं। जी। नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज़ है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर हैं, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है। लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है। और एक स्पीशीज़ जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से रीइंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है। प्रोटेक्शन एरियाज़ की संख्या बढ़कर 509 हो गई है। जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी, वो बढ़कर के 58 हो गई है। जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है। जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टिमेशन किया है। उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने डॉल्फिन्स की बात की, तो
नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन का सफल बचाव किया गया और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये? देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है, जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है, उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सैंक्टिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पे उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले ऊपर जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है। अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई है। जी मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने अभी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नज़रिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है जी। और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है। एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहाँ पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना। लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज़ था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था।
तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है। और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है? देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो जी, पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? जी, दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा। जी। आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज़ लगा रहे हैं, आप दरवाज़ा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है? जी। तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमत्ता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? जी। कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे। कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, जी, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट ज़ीरो एमिशंस की। तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट ज़ीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए। इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं? देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के हैं। जी। जो ग्रीन सिटीज़ की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलाइंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुँचें जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो। हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है। पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं? अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG हैं वो भी हैं। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाएं, अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है। जी। तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए, वरना एक दिन जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था,
तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी पृथ्वी कभी कभी जीवन जीवन था। था। क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर कि जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं? उनके लिए आपका क्या संदेश है? पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, जी, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें। मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।